दिस इज इफ्तिखार। वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 के बीच ये हमारा फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल, इसको फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है ना? आंसर ये होगा, इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि हमारे संविधान का ये पार्ट है और हमारा संविधान जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, इसीलिए इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए जो इंडिया के सिटीजन्स होंगे, ये सारे अधिकार उनके इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल तीनों ही चीजों के, मॉरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल तीनों ही डेवलपमेंट के लिए, तीनों के विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास, उनके चरित्र के विकास और उनके आत्मा के विकास के लिए ये अधिकार काफी जरूरी है, काफी निहायत है ना? ये हमारे जो है, इसके बिना हम लोग, अगर मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया जाए तो हम इंसान नहीं बल्कि एक जानवर से भी बुरी स्थिति में चले जाएंगे, बुरी लाइफ जीने लगेंगे, ऐसी बदतर स्थिति हमारी हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अधिकार है वो हमारे लिए एक बिल्कुल मौलिक चीजें हैं, बिल्कुल फंडामेंटल है, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा करते हैं। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट्स को मगना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको मगना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए मगना कार्टा जो है वो पूरी दुनिया में फंडामेंटल से रिलेटेड पहली डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसको इंग्लैंड के अंदर में 1215 में वहां के जो किंग थे, उन्होंने वहां के लोगों के द्वारा, जब उन पर किंग पर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने लोगों के अधिकार से रिलेटेड 1215 ईस्वी में पहली ऐसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को जारी किया। इसीलिए इंडिया के राइट्स को भी मगना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसी फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? पहले कॉन्साइंस का मतलब समझिए। कॉन्साइंस का मतलब होता है रूह, यानी ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान का रूह है। तो अगर एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, या फिर फंडामेंटल राइट्स को निम्न में दिए हुए 4 ऑप्शन में क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहां से लिया गया, ये आइडिया कहां से आया कि ये अधिकार होने चाहिए, है ना? ये अधिकार के आइडियाज कहां से आए? ओके, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश के हैं वो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के अंदर से लिए गए। अमेरिका का जब संविधान बन रहा था तो वहां पर अधिकारों की बहुत चर्चा हुई थी। तो बिल ऑफ राइट्स यानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा फंडामेंटल राइट अमेरिका ने तैयार किया था, यूएसए ने, और उस चीज को हम लोगों ने एडॉप्ट किया, है ना, और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने देश में उसको लागू किया। फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल होता है नेचर में। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके, जबकि दूसरा जो होता है डीपीएसपी, कभी और इसकी चर्चा करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये निर्देश दिए गए हैं दूसरे जितने सारे स्टेट्स हैं उनको, ताकि जब भी वो लॉ बनाए तो इन सारी चीजों को अपने लॉ में इनोमरेट करें। जैसे कि पॉवर्टी को दूर करना है, यूनिफॉर्म लॉ देश के अंदर में आना चाहिए, है ना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो रुकनी चाहिए। ये सारी चीजें डीपीएसपी के अंदर में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, दैट्स व्हाई डीपीएसपी जो है वो हमारा नॉन जस्टिसेबल है। जबकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, यही मतलब है जस्टिसेबल इन नेचर। तो फंडामेंटल जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है हमारे नॉन जस्टिसेबल है। ओके, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स संविधान में क्यों डाले गए? नंबर 1, ताकि जितने सारे लोग हैं उनकी राइट को सुनिश्चित हो सके। जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे अपने देश में, तब हम आजादी की अहमियत को समझ चुके थे और हमने ये सपना देखा था कि जब भी देश आजाद होगा तो जो बेसिक राइट्स हैं वो सभी लोगों को दिया जाएगा, उनके जाति धर्म को हम नहीं देखेंगे। तो इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने क्या किया, ये सारे राइट्स को हमने सभी लोगों को फंड दिया। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है, लोगों को एक बेसिक अधिकार देता है और सभी लोगों को ये चीजें प्रदान करता है, तो लोगों को ये आपस में इक्वेट करता है, इक्वल बनाता है। नंबर 2, जो हमारे आइडियाज थे,
जो हमारे आइडियल्स थे, आदर्श थे, उनको ये क्या करता है, लागू करता है। इसके अलावा जो राष्ट्र है, जो देश है, जो यहाँ की सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, नेशनल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर लोकल लेवल की हो, उनको क्या करता है, उनको बांध के रखता है, ओके, ताकि वो जो है अपने लिमिट को क्रॉस ना करे। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दो बातें कही थी। पहली बात कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होगा, ये लोग क्लेम कर सकेंगे कि हमें ये नहीं मिला है, हमें ये मिलना चाहिए, यानी ये जस्टिसेबल होगा। दूसरी बात कही थी कि जितने सारी एजेंसीज जो लॉ बनाने वाले हैं, उन सब के ऊपर एक लगाम होगा कि जब भी वो लॉ बनाएं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि लोगों के जो सिटीजन्स हैं उसके ये फंडामेंटल राइट्स वॉलेट ना हो। तो ये था ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट्स का। इसको समझने के बाद अब आइए हम वन बाय वन सारे फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। इनिशियली हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, है ना, जिसमें से अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, है ना, संपत्ति को रखने का अधिकार जो था, उसको संविधान के फंडामेंटल राइट से हटा करके अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल 300 आर्टिकल 300 में इसको एक लीगल राइट बनाया गया है। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, यानी समता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि ये आर्टिकल को आपको याद कैसे करेंगे। आप देखिए इसको मेनली आपको लिखना है 4, 3, है ना, यहां पर देखिए 14 to 18, तो 4, 19 to 22, 3, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है हमारा 1, है ना, 23 to 24, फिर यहां पर देखिए 25 to 28, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, फिर यहां पर देखिए कितना आ रहा है 1, ओके, और 32 को अलग से याद रखेंगे। तो हम इसको याद करेंगे 4, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 1, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। और एक तरफ से हम क्या करेंगे, क्रम में सारे राइट्स को याद करेंगे। यानी राइट टू इक्वालिटी, तो ये है हमारा 4, यानी आर्टिकल हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है 12 से, लेकिन 12 और 13 आर्टिकल जो है, 12 जो है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये है ना, राष्ट्र की जो स्टेट होगी, स्टेट की क्या परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में है, और लॉ की क्या परिभाषा है, कानून की क्या परिभाषा होगी, ये 13 में है। तो हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट स्टार्ट कहां से होता है 14 से, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, तो 14 से 18 को अब नहीं लेंगे। राइट टू फ्रीडम में जब जाएंगे तो हम 19 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 22 जाएंगे। उसी तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, उसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा आर्टिकल 32 में है। अब वन बाय वन सबको पढ़ लेते हैं, सबको बारी बारी से ऊपर से एक इंट्रोडक्शन सबका ले लेते हैं। राइट टू इक्वालिटीज में टोटल जो है कितने राइट्स हो गए, 5 राइट्स हो गए। पहला है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। क्या मतलब है इसका, यानी जितने सारे लोग होंगे देश के अंदर में, सभी जो है कानून की नजर में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, यानी राष्ट्र जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपने सिटीजन के बीच नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना, उनके कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, यानी जितने सारे लोग हैं सिटीजन्स जितने सारे हैं वो सब क्या होंगे, सबको समान अवसर मिलेगा। ये कहां पर लिखी हुई है, ये 16 में लिखी हुई है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कहां पर है, आर्टिकल 17 के अंदर में। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब हो गया कि छुआछूत जो पहले होती थी उसके खिलाफ, अगर आप किसी को छुआछूत करोगे किसी के साथ, तो अंडर द आर्टिकल 17 वो जो है क्या कर सकता है, आप पर क्या कर सकता है, वो आप पर केस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना, जो पहले टाइटल्स हुआ करते थे, राय बहादुर, है ना, तो उस तरह के टाइटल्स को सबको एबोलिश किया गया ताकि सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो। ओके, तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटीज। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर में हम टोटल 4 राइट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से अगर आप देखोगे राइट टू फ्रीडम में, तो अंडर आर्टिकल 19 यहाँ पर 6 तरह के राइट्स दिए हुए हैं, बड़े डिटेल में दिए हुए हैं, वो आपके लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या आप किसी जगह पर इकट्ठा हो सकते हो, आप प्रोसेस
आप कहीं पर संगठन बना सकते हो, ये सारी चीजें जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर दी हुई है अंडर आर्टिकल 19। इसके अलावा कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, है ना, यानी जो भी ऑफेंस आपने किया होगा, जो भी आपने गलती की है ना, तो जो आपने गुनाह किया है, क्राइम किया है, उसका किस तरह से कन्विक्शन किया जाए, है ना, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये जो है आर्टिकल 20 में दिया हुआ है। इसके अलावा राइट टू लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंदर में है। राइट टू एजुकेशन, जो एजुकेशन का एक अधिकार है सिटीजन्स को, वो आर्टिकल 21A में दी हुई है, और ये फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंदर आती है। राइट टू फ्रीडम में हमारा लास्ट जो हमारा राइट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 के अंदर में है। ठीक उसी तरह से तीसरे नंबर पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में बेसिकली दो तरह के राइट्स हैं। पहला राइट्स हमारा है जितने भी जो बच्चे हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उन बच्चों की ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ जो फोर्स्ड लेबर कराया जाता है, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, बच्चे नहीं ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स और जो लेबर होते हैं उनसे जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, इन सब के अगेंस्ट जो है आर्टिकल 23 में मेंशन है ये हमारा, है ना। इसके अलावा बच्चों को जो फैक्ट्रियों में काम कराया जाता है, ये आर्टिकल 24 में मेंशन है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, है ना, यहाँ पर टोटल कितने 4 राइट्स दिए हुए हैं जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक मेंशन है। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें बेसिकली जो है 2 राइट्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 29 के अंदर में ये दोनों जो राइट्स हैं ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, यानी माइनॉरिटीज जो है अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपनी कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ये आर्टिकल 29 के अंदर में मेंशन है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कर सकते हैं, ये अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं, जैसे मदरसा वगैरह चलाए जाते हैं, या अदर जो है कुटिया सिस्टम चलाया जाता है, कुटी सिस्टम जिसमें होता है, जिसमें धर्म के बारे में बताया जाता है ना, जिसमें इसके अलावा जो है जितने सारे चर्च वगैरह हैं, है ना, उसमें जो टीचिंग होती है, पढ़ाई होती है, ये सब कुछ जो है मिशनरीज वगैरह आपने देखा होगा, ये सब कुछ जो है अंडर आर्टिकल 30 वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, माइनॉरिटी को ये अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 के अंदर में आते हैं। जब भी हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ से यहाँ तक वैलिड होता है ऊपर से, ये अगर ये हमारा जब भी कोई फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या होगा, पूरी तरह से उल्लंघन होगा किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है, यानी हम कोर्ट में जाकर के इन सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये हो गई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाली है, ये इन सब राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, इनको बचा करके रखती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, आप इनसे रिलेटेड एक चीज और जान लीजिए, आप कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है, फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। आर्टिकल 15 आपने देखा, आर्टिकल 15 क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति, धर्म, है ना, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इन सब के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिली हुई है, सिटीजन को मिली हुई है, इसमें कोई भी फॉरेनर नहीं आएंगे। ओके, अंडर आर्टिकल 16, सो आर्टिकल 16 जो है सिर्फ सिटीजन के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 16 में क्या था, आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो देश के अंदर में अगर फॉरेनर्स आएंगे और वो डिमांड करेंगे कि हमको भी इंडियंस के साथ इक्वालिटी मिलनी चाहिए हर एक सर्विसेज वगैरह में, तो वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि आर्टिकल 16 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 19 के अंदर में ढेर सारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, बिजनेस करने का अधिकार, आपको कहीं पर पीसफुल प्रोसेसन प्रदर्शन करने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं सिर्फ और सिर्फ किनको मिला हुआ है, सिटीजन्स को मिला हुआ है, फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 29 के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज के कल्चर, स्क्रिप्ट
वगैरह को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के जो माइनॉरिटीज होंगे, जो यहाँ के सिटीजन माइनॉरिटीज होंगे, उन्हीं को मिलेगा, फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आर्टिकल 30 के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो देश के अंदर में कोई भी माइनॉरिटीज जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चला और लगा सकता है, बना सकता है, बशर्ते वो देश का नागरिक हो, क्योंकि ये फॉरेनर्स को ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो आप बस याद रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे जो हैं टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है और फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट है? क्या ये पूरी तरह से मिला हुआ? क्या कभी इसको सरकार छीन नहीं सकती हमसे? जी हाँ, छीन सकती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगा होगा, कभी इमरजेंसी को बड़े डिटेल से पढ़ाएंगे, अंडर आर्टिकल 352, 56 और 360 में आती है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगा होगा तो उस समय ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सिर्फ 2 राइट्स को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों राइट्स को छोड़ करके बाकी जितने सारे राइट्स हैं वो सारे राइट्स जो हैं वो छीने जा सकते हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, अब आते हैं, देखिए आर्टिकल 13 में एक बात लिखी हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो एक लॉ नहीं है। चूंकि वो लॉ नहीं है इसलिए उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब केबीसी केस हुआ था, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, केशवानंद भारती केस 1973 में हुई थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, अगर इसको ये ब्रीच करती है, अगर इसको नुकसान पहुंचाती है, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो क्या होंगे? असंवैधानिक होंगे। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे इस तरह के, वो सब का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये पूरा था हमारा फंडामेंटल से रिलेटेड। तो ये पूरा लेक्चर हमारा फंडामेंटल पर आधारित था। कोई अगर क्वेरीज रह गई हो, है ना, तो आप कमेंट के अंदर में पूछ सकते हैं और इससे आगे फिर कभी बड़ी डिटेल के साथ और पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो इस तरह से क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सेक्युलरिज्म को पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैव अ नाइस डे।